morning, student. In the previous class, we talked about the expansion of the British Empire. Today, we will continue this topic with more details. Today, we will discuss about the Tipu Sultan and the Marathas. Now, all of you take out your books and open page number 18. Let's start. Tipu Sultan, Tiger of Mysore. Tipu Sultan was the ruler of the kingdom of Mysore. मैसूर क्यों? टीपू सुल्तान राजा थे. ही इज बेटर नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. वो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते थे. टीपू असेंड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर हैदर अली's डेथ इन 1782. इन 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने गद्दी संभाली थी. टीपू सुल्तान वाज ए करेजियस एंड पावरफुल लीडर. बहुत ही साहसी और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे वो. उस कांस्टेंट वैलिएंट एफर्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रिजल्टेड इन हिज नेम. उनका जो लगातार सतत प्रयास था अंग्रेजों के खिलाफ, बहादुरपूर्वक जो उन्होंने उनका सामना किया था, इसकी वजह से उनका नाम वर्णक्रम से लिखा हुआ इतिहास में वर्णक्रम से लिखा हुआ है. मैसूर कंट्रोल द ट्रेड ऑफ द मलबार कोस्ट वेयर द कंपनी ब्रॉट स्पाइस फॉर ट्रेड. मैसूर ने मलबार कोस्ट को कंट्रोल किया जहां कंपनी स्पाइस का ट्रेडिंग कर रही थी, स्पाइस का व्यापार कर रही थी. इन 1785 टीपू सुल्तान बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड एंड स्पाइस थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम. टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड और स्पाइस पे, चंदन की लकड़ियों पे और स्पाइस पे उन्होंने बैन लगा दिया, उनके ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया. एंड डिसअलाउड लोकल ट्रेडर्स फ्रॉम डूइंग बिजनेस विद द कंपनी. और आपने लोकल ट्रेडर्स को, अपने वहाँ के व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने की परमिशन देने से मना कर दिया. ही ऑल्सो मेड फ्रेंडली ओवरचर्स टू द फ्रेंच इन इंडिया. इंडिया में फ्रेंच को उन्होंने फ्रेंडली अपने मित्रता उन्होंने बढ़ाई उनके साथ. एंड शॉट देयर कोऑपरेशन इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिज आर्मी. और उनका सहयोग लिया अपने आर्मी को मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता प्रदान करने के लिए. ऑल दिस मेड द कंपनी फ्यूरियस. और ये सारा प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही डरावना था, बहुत उससे वो डरे हुए थे. टीपू एंड हिज फादर हैदर अली प्रूव्ड सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द ब्रिटिश इन द फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर 1767-69 एंड इन सेकंड एंग्लो-मैसूर वॉर 1780-84. फर्स्ट एंड सेकंड इन एंग्लो-मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान और उसके फादर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को डिफीट किया. क्यूज नेगोशिएटिंग द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विद देम, जिससे कि उनको बेंगलोर के साथ संधि में मजबूती मिली. वाइल द ब्रिटिश बिकेम अवेयर ऑफ टीपूस ग्रोइंग स्ट्रेंथ. लेकिन अंग्रेज जो है वो, जो टीपू सुल्तान का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा था, पावर बढ़ता जा रहा था, उनकी राज्य की आर्मी की जो शक्तियां बढ़ रही थी, उससे ब्रिटिश जागरूक हो रहे थे. उससे वो जानकारी उनको मिल रही थी कि अब ये चीजें आगे हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है. दे मेड अलायंस विद द नेबरिंग निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास. तो उन्होंने क्या किया कि अपने नेबरिंग, अपने पड़ोसी आसपास के राज्यों, निजाम के, हैदराबाद के निजाम और मराठा के साथ अलायंस करके थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर के लिए प्रयास किया 1790 to 92. The French, however, deserted Tipu and the combined force proved immense for Tipu. बट लेकिन यहाँ पे फ्रेंच ने टीपू के साथ ही सपोर्ट किया. ही वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर एट दिस कैपिटल ऑफ सेरिंगपट्टम. अपने कैपिटल सेरिंगपट्टम में वो लोग यहाँ पे पराजित हुए. ही वॉज फोर्सिंग हिम टू साइन ए ट्रीटी इन 1792 दैट विटनेस्ड हाफ ऑफ हिज किंगडम बीइंग कॉन्फिस्केटेड अलॉन्ग विद द ह्यूज वॉर इंडेमनिटी. तो वॉर की जो थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर जो वॉर हुआ था, उसमें जो हानि हुई थी वॉर के कारण, जो उनका जो नुकसान हुआ था, उसके कंपनसेशन के रूप में उन्होंने उनकी आधा किंगडम उन्होंने कंपनसेशन के रूप में लिया था. उसके लिए संधि उन्होंने की 1792 में. आफ्टर द ब्रिटिश ब्रॉक एलिगेंस विद द नवाब, they once again sought to attack Mysore. एलिगेंस उनका अलायंस जब उन्होंने तोड़ा बाकी नवाबों से, उसके बाद भी उन्होंने मैसूर पे अटैक फिर से किया, लीडिंग टू द फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर इन 1799. 1799 में उन्होंने फिर से फोर्थ अटेम्प्ट किया एंग्लो-मैसूर वॉर के लिए. टीपू was prepared this time with the successful military tactic of rocket artillery
artillery in war and a better army to thought his adversaries. तो टीपू इसके लिए मेंटली अच्छे से प्रिपेयर थे, आर्मी और फिजिकली उनकी आर्मी भी उन्होंने मजबूत कर रखी थी और आधुनिक बना चुके थे वो, एंड हर तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर करके उनके साथ युद्ध के लिए तैयार थे. फाइटिंग विथ ऑल हिज वैलर, टीपू सुल्तान वाज स्टिल डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टम ऑन 4 मई 1799. बट 1799 में अपने कैपिटल को डिफेंड करते हुए उनकी मृत्यु हो गई. It was only in the last battle, the battle of Seringpattam, did the company win a victory against Tipu. तो इस तरह से सिर्फ लास्ट बैटल में सेरिंगपट्टम के बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम के बैटल में ही वो टीपू सुल्तान को हरा पाए और कंपनी की विक्ट्री हुई. नियरली हाफ ऑफ टीपूस डोमेन्स वर डिवाइडेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड देयर एलाइ. तो टीपू के आधे से ज़्यादा राज्य किसके बीच में बांटे गए? उनके जो अलायंस थे, वो अलायंस राजा जो निज़ाम और बाकी वगैरह हैदराबाद के, उन्हें अलाई करके जो उन्होंने उनके साथ वॉर किया था टीपू के साथ, उन राजाओं को अलाई द निज़ाम. द रिड्यूस्ड किंगडम ऑफ मैसूर वाज restored to the descendants of the original rajas, the Wadiyars, from whom Hyder Ali had seized power. A special treaty of subsidiary alliance was imposed on the new Raja, by which the Governor General was authorized to take over the administration of the state in case of necessity. Mysore was made a complete dependency of the company. तो उनकी जो एलाई राजा थे निज़ाम वगैरह को उनको उनके जो पूर्वज डिसेंडेंट्स थे उनको उन्होंने राज्य सौंपा, बट वो एक पपेट टाइप में थे. वो उनको सारा एडमिनिस्ट्रेशन उस राज्य का गवर्नर जनरल के अंडर में ही था, और जब भी जरूरत पड़ी वो उसको टेक ओवर कर सकते थे, कंपनी उसको टेक ओवर कर सकती थी. इसलिए मैसूर वाज मेड ए कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑफ द कंपनी. तो पूरी तरह से वो कंपनी पे आधारित हो चुके थे वो सारे राजा. तो in 1801 Lord Wellesley forced a new treaty upon the puppet Nawab of Carnatic, compelling him to cede his kingdom to the company in return for a pension. और 1801 में तो उन्होंने पूरी तरह से अपना राज्य ही उनको सौंप दिया. उसके बदले में वो पेंशन उनको दिया जा रहा था राजाओं को, और पूरी तरह से सारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल पावर कंपनी को सीट कर दिया गया, सौंप दिया गया. नाउ वी कम टू द मराठास. The Marathas were the only major power left outside the sphere of British control. ब्रिटिश को कंट्रोल करने में एकमात्र मराठा ही जो ऐसा पावर था जो बाकी बचे हुए थे. तो लॉर्ड वेलेस्ली नाउ टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स देम एंड बिगेन इंटरफियरिंग इन देयर इंटरनल अफेयर्स. लॉर्ड वेलेस्ली आए, उन्होंने मराठास के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफियरिंग करने लगे. मतलब बीच में पढ़ के उनके बीच में भी लड़ाना, उनके बीच में डिस्प्यूट पैदा करना, ये सारी चीजें उन्होंने शुरुआत कर दी. द मराठा एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ ए confederacy of 5 big chiefs, namely the Peshwas, the Gaikwads, the Scindias, the Holkars and the Bhosles. तो मराठा एम्पायर उस पर संगठित थी, एक संगठन बनाया हुआ था जो 5 मुख्य 5 चीफ थे मराठास के, पेशवास, गायकवाड्स, सिंधियास, होलकर्स एंड भोसले, मेन 5 चीफ्स थे. उन्होंने एक एसोसिएशन, एक संगठन बनाया हुआ था, उससे मराठा गवर्नमेंट चल रही थी. द पेशवास वाज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ कॉन्फेडरेसी बेस्ड इन पुणे. पुणे की जो संगठन थे, एसोसिएशन था, वहां पे पेशवा के हाथ में ही एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी का पूरा पावर था. बट ऑल ऑफ देम वर एंगेज्ड इन ए बिटर फ्रैट्रिसिडल स्ट्रीट. तो आपसी कलह में वो लोग बीच उसमें फंसे हुए थे. वहां का पावर तो पेशवा के हाथ में था, लेकिन जो 5 मेन चीफ्स थे वहां के, वो बीच में आपस में उन लोग की अनबन होने के कारण उनका आपसी कलह इसमें पैदा होता चला गया. अनवेयर ऑफ द रियल डेंजर लाइन अहेड. तो इससे फिर आगे उनकी जो यूनिटी है उसमें कंटिन्यूटी नहीं बन पाई. वेलेस्ली हैड ऑफर्ड ए सब्सिडरी अलायंस टू द पेशवा एंड सिंधिया. तो वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस ऑफर किया पेशवा और सिंधिया को, और बीच में फूट डालने के लिए, आपस में उन लोग की बनती भी नहीं थी, इसलिए उनके बीच फूट डालने के लिए पेशवा और सिंधिया को उन्होंने सब्सिडरी अलायंस ऑफर किया.
but fascist Nana Fadnavis had refused to fall into the trap. लेकिन नाना फडणवीस को ये पसंद नहीं आया. However, on 25th October 1802, Holkar defeated the combined armies of the Peshwas and Scindia. अक्टूबर 1802 में 25 अक्टूबर 1802 में होलकर ने कंबाइंड आर्मी पेशवा और सिंधिया की जो थी उनको डिफीट किया, उनको हराया. पेशवा बाजीराव सेकंड rushed into the arms of the English and in 1802 signed the substitute treaty to Bassi. तो इससे हार के बाद पेशवा टू ने पेशवा बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के पास गए. उन्होंने उनको सबस्ट्री अलायंस के लिए बसिंग ट्रीटी संधि के रूप में दी. द विक्ट्री हैड बीन ए लिटिल टू इजी इवन इन दिस मोमेंट ऑफ देयर पेरिल. द मराठास वुड नॉट यूनाइट अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी. अपनी जो एक कॉमन एनिमी थी, दुश्मन थे जो अंग्रेज थे, उनके खिलाफ उसके बावजूद, इस चौकी के बावजूद भी, इस समस्या के बावजूद भी वो लोग यूनाइट नहीं हो पाए, एक नहीं हो पाए. When Scindia and Bhosle fought the British, Holkar stood on the sidelines and Gaikwad gave help to the British. Scindia और भोसले ने आगे ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट शुरू की, तब होलकर उनके साइड खड़े रहे और गायकवाड़ ने ब्रिटिश को हेल्प किया. भोसले एंड सिंधिया ने जब ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट स्टार्ट की, तब होलकर ने उनको सपोर्ट किया, सिंधिया और भोसले को, एंड गायकवाड़ जो है इन अंग्रेजों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए. When Holkar took up arms, Bhosle and Scindia nursed their wounds. In the south, the British armies defeated the combined armies of Scindia and Bhosle ऐसे in September 1803 and at Argaon in November. In the north, Lord Lake routed Scindia's army at लसवारी एंड ऑक्यूपाइड अलीगढ़, दिल्ली एंड आगरा. धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते अलीगढ़, दिल्ली, आगरा वगैरह भी ऑक्यूपाई अंग्रेजों ने कर लिया. द मराठा एलाइज हैड टू शू फॉर पीस. तो इसके लिए अब शांति के लिए उन्होंने मराठा एलाई जो था उन्होंने मुकदमा दायर किया, केस कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ. बोथ सिंधिया एंड भोसले बिकेम सब्सिडरी एलाई ऑफ द कंपनी. सिंधिया और भोसले सब्सिडरी एलाई थे कंपनी के. They ceded part of their territories to the British, admitted British residents to their courts, and promised not to employ any Europeans without British approval. The British gained control over Orissa and territories between the Ganga and Yamuna. The Peshwa was a discontent puppet in their hands. पेशवा एकमात्र पपेट बन के ही उनके हाथ में रह गए थे. धीरे धीरे उन्होंने ओडिशा और गंगा, यमुना सारी टेरिटरीज को भी अपने अंडर में ले लिया था. Wellesley now turned his attention towards Holkar. होलकर जबकि अगेंस्ट थे, इसलिए वेलेस्ली का पूरा अटेंशन होलकर की तरफ था. बट यशवंतराव होलकर प्रूव्ड मोर देन ए मैच फॉर द ब्रिटिश. लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी फाइट ब्रिटिश के खिलाफ दी. होलकर एलाय द राजा ऑफ भरतपुर inflicted heavy losses on Lake who unsuccessfully attempted to storm his fort. तो उनके फोर्ट, उनके किले पे जब उन्होंने आक्रमण किया अनसक्सेसफुली, उसमें उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ. भरतपुर के राजा ऑफ भरतपुर का. ऑन द अदर हैंड सिंधिया बिगेन टू थिंक ऑफ जॉइनिंग हैंड्स विथ होलकर. और नेक्स्ट अदर साइड सिंधिया जो थे वो होलकर के साथ ज्वाइन करना चाहते थे. Moreover, the East India Company discovered that the policy of expansion through war was proving costly and was reducing their profits. और इधर से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी को ये लगने लगा कि जो हमारे एक्सपेंशन की पूरी पॉलिसी है, प्लान है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये हमारे लिए जोखिम भरा होगा और हमारे फायदे को कम करेगा ये. तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फेल्ट दैट टाइम हैड कम टू चेक फर्दर एक्सपेंशन. तो फर्दर एक्सपेंशन के लिए जो उनकी जो पॉलिसी थी उनसे उसको उन्होंने अभी रोका हुआ था. टू पुट एन एंड टू एक्सपेंडिचर एंड टू कंसोलिडेट ब्रिटेन्स गेन इन इंडिया. और जो भी उनका जो राज्य उन्होंने मिला हुआ था उसको और मजबूत करने का उनका प्लान आगे बढ़ा. वेलेस्ली वाज रिकॉल्ड फ्रॉम इंडिया एंड द कंपनी मेड पीस विथ होलकर इन जनवरी 1806. और इस तरह से लॉर्ड वेलेस्ली को इंडिया से बुला लिया गया और कंपनी ने होलकर के साथ संधि की.
उनसे उनसे शांति की संधि की एंड जनवरी 1806 में बाय द ट्रीटी ऑफ राजघाट गिविंग वे टू होलकर, राजघाट उनको होलकर को वापस किया उन्होंने इस संधि के अकॉर्डिंग। एंड होलकर द ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस इस टेरिटरीज, उस टेरिटरी का जो एक बहुत ही बड़ा पार्ट था राजघाट, उसको उन्होंने होलकर को वापस किया और इस तरह से उनकी जो पीस की ट्रीटी थी, संधि थी, उसको उन्होंने माना। नाउ स्टूडेंट्स, in the next video we will continue this chapter. Thank you.